नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम अशोक वानखेड़े साहब के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। वानखेड़े साहब से हम लोग जो पिछले हफ्ते की मुख्य राजनीतिक खबरें होती हैं उस पर बात करते हैं। पिछला हफ्ता कुछ ज्यादा व्यस्त था, कुछ ज्यादा उठापटक थी और किस खबरों को लें किसको ना लें। संसद भवन की बात को हम लोग आज नहीं कर रहे हैं, उसमें बहुत कुछ कहा जा चुका है, बहुत कुछ कहा जाता रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आज एक जरूरी बात महिला पहलवान की, उस पर जरूर चर्चा करेंगे वानखेड़े साहब से, लेकिन उसके पहले मुझे लगता है कि थोड़ा मणिपुर पे बात कर लें। मणिपुर लोगों को लगता है कि भाई नॉर्थ ईस्ट का एक छोटा सा राज्य है, हमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जो मणिपुर में हो रहा है वो देश के लिए ठीक नहीं है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2017 से वहां डबल इंजन सरकार है। बीजेपी मतलब केंद्र में भी है, बीजेपी स्टेट में भी है, बीजेपी के मतलब सीधे सीधे डायरेक्ट कंट्रोल में है। और उसके बाद वहां पे कुकी जो मारे जा रहे हैं, वहां के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमने मिलिटेंट्स 40 मिलिटेंट्स को, अरे वो उन्हीं राज्य के लोग हैं, उनकी अपनी समस्याएं हैं, आपस में बैठ के सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं। अब वानखेड़े साहब पहले जरा मणिपुर पे थोड़ा आपका टिप्पणी ले लें। देश का एक एक दर्द वो भी है, बड़ा दर्द है जो हम लोग सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है, धन्यवाद आनंद आनंद जी। एक बार फिर से मैं दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले हमारे एपिसोड को बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया आपने। बहुत अच्छे कमेंट्स भी थे उसमें। मैं चाहता हूं कि सुझाव भी दे। हम नरेंद्र मोदी तो है नहीं कि सब कुछ हमको आता हो, गलतियां हमारे से भी हो सकती है। मैं फिर से एक बार दर्शकों से आग्रह करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, यदि कल हम कहीं भटक जाए, कभी आपको लगे हम तथ्यों में कोई गलती करते हैं, कृपा करके हमको पॉइंट आउट कर दीजिएगा। हमें आपसे ये भी आशा है, सिर्फ आप सुनिएगा और खुश मत होइएगा। आप सुनिएगा, आपको अच्छा लगा तो ठीक है, आपको कहीं गड़बड़ लगी तो आप बिल्कुल पिन पॉइंट करिएगा, वो भी सराखों पे। आज मणिपुर का बात छड़ी, और मैं धन्यवाद देता हूँ आनंद जी को कि एक देश का एक राज्य है हमारा, जो बॉर्डर राज्य है, जो म्यांमार, जिसको ब्रह्म ब्रह्म बर्मा बर्मा कहा जाता था, ब्रह्मदेश कहा जाता था, उस म्यांमार की पूरी बॉर्डर लगी हुई है। चाइना बिल्कुल कॉर्नर में है। ऐसे राज्य में पिछले करीब करीब, अब मुझे लगता है 3 मई से आज करीब करीब 1 महीना होता आ रहा है। 1 महीना हो गया मणिपुर जल रहा है। 1 महीना हो गया है इंटरनेट बंद है। 1 महीना हो गया है आर्मी फ्लैग मार्च कर रही है। 1 महीना हो गया है वहां के मुख्यमंत्री अंडबन संड बोल रहे हैं। 1 महीना हो गया है वहां के समस्याओं का निदान कोई नहीं दे रहा है। 1 महीना हो गया है 40,000 से ज्यादा लोग वहां से बेघर हो गए हैं। 1 महीना हो गया है कई लोगों की संपत्ति को आग लगा दी गई है। 1 महीना हो गया है मणिपुर में किसी को कोई किसी चीज की गारंटी नहीं है। 1 महीना हो गया है पैरामिलिट्री फोर्सेस, मणिपुर पुलिस और बहुत सारी चीजें वहां पे हो रही है। इसके बावजूद मणिपुर जल रहा है। मुझे याद है कर्नाटक के चुनाव में जब सत्ता पक्ष की तरफ से रैलीज हुआ करती थी, तो अमित शाह, नरेंद्र मोदी, नड्डा जी ये बार बार बोलते हैं कि जहां कांग्रेस की सरकार है, विरोधियों की सरकार है, ये दंगे करवाते हैं। डबल इंजन की सरकार लाइए, हमारे यहाँ दंगे नहीं होते। उस वादे को, उस दावे को झुटलाता है मणिपुर का, क्योंकि मणिपुर में लगातार पिछले 5 साल से बीजेपी की शासन में डबल इंजन की सरकार थी। फिर चुनाव हुए अभी भी हाल ही में 2 महीने पहले, वहां फिर डबल इंजन की सरकार आ गई। ये डबल इंजन में हीट ऐसी कैसी उत्पन्न हो गई कि इंजन ने आग पकड़ ली। सवाल ये है, सवाल जो दूसरा सबसे ज्यादा आनंद जी मुझे दुखी कर गया और जो चिंता का विषय है, वहां के मुख्यमंत्री लगातार इस बात को कह रहे हैं कि 80 लोग अभी तक मर गए हैं वहां पे। घायल लोगों का तो आंकड़ा मैं बता नहीं सकता, मरे ज्यादा होंगे, लेकिन सरकारी आंकड़ा 80 बताता है। और हमारे जो मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह, वो कहते हैं कि 40 मिलिटेंट को, उग्रवादियों को हमने एनकाउंटर किया है। वो उग्रवादी होने का दावा करते हैं राज्य के मुख्यमंत्री, लेकिन हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस, और सामान्य भाषा में कहूं तो देश के तीनों सेनाओं के सेनापति, एयरफोर्स, नेवी, आर्म फोर्स के सेनापति जनरल अनिल चौधरी ने कहा, पूना में हाल ही में कल ही कहा कि मणिपुर में जो हो रहा है वो 2 जातियों के बीच का संघर्ष है, उसमें उग्रवाद या मिलिटेंट कहना गलत होगा। आर्मी जो बॉर्डर पे बैठी हुई है,
जो म्यांमार की बॉर्डर को मॉनिटर करती है, आर्मी जो वहां फ्लैग मार्च कर रही है, वहां कहीं फोर्सेस के लोग थे जिन्होंने खुद ही आग लगाई दुकानों के, उनमें से मणिपुर पुलिस ने उनको पकड़ लिया, कुछ 3-4 लोग सस्पेंड भी हो गए। ये तो जो पकड़े हुए वो है, जो नहीं पकड़े गए होंगे वो कितने होंगे। तो वहां समस्या जो है, उस समस्या का निदान करने के बजाय आए बाएं बयानबाजी चल रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात करने में व्यस्त है, हमारे प्रधानमंत्री जी नए पार्लियामेंट लोकार्पित करने में व्यस्त है, हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने में व्यस्त है। और नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो उन्होंने गुवाहाटी से जलपाईगुड़ी तक कल ही एक झंडी दिखाई वंदे भारत को, लेकिन एक राज्य जल रहा है और प्रधानमंत्री मौन है। एक राज्य जल रहा है, सरकार मौन है। एक राज्य जल रहा है, केंद्रीय राज्य मंत्री गृह मंत्री वहां जाते हैं, नित्यानंद जी। क्या हुआ? वो वापस आते हैं, आग बराबर है, दंगाई फिर दंगे उछल जाते हैं। वर्तमान गृह मंत्री 1 महीने बाद कल वहां पहुंचे हैं, अमित शाह जी। उनको कल समझ में आ गया आनंद जी कि मणिपुर ये देश का हिस्सा है। चुनाव खत्म होते से ही इनका पर्पस सॉल्व हो जाता है। चुनाव खत्म हो गए। अशोक भाई जी, मैं एक टिप्पणी बहुत संक्षिप्त चाहूंगा। देखिए, मोटे तौर पे अभी उतना समय नहीं रहता है, डिटेल नहीं, कई आप भी बहुत कह चुके हैं, मैं भी कह चुका हूं। मूल रूप से जो वहां की 2 कम्युनिटी है, एक ट्राइबल है और वो ट्राइबल बहुसंख्यक रूप में क्रिश्चियंस हैं, और जो मैदानी इलाकों में रहते हैं वो बहुसंख्यक रूप में हिंदू हैं, और वो करीब करीब बराबर हैं 41। अभी क्या किया है बीजेपी सरकार, जैसे सारे देश में ये नफरत का वो कर रही है, बीजेपी सरकार ने वहां जो ट्राइबल्स के हक थे उसको एक तरह से इनको भी ट्राइबल मान लिया, जो ये 41% दूसरे इनको भी मान लिया। अब झगड़ा वो है। तो मेरा सिर्फ मैं जो आपसे समझना चाह रहा हूं, ये वोट के लिए इतने अंधे हो जा रहे हैं। मैं क्योंकि मतलब वोट ठीक है, देश ही नहीं रहेगा तो वोट लेकर करोगे। इसमें थोड़ा मैं करेक्ट करूं आनंद जी, वहां जो कुकी और नागा कम्युनिटी है और एक है मैतेई जी, मैतेई की पॉपुलेशन ज्यादा है जी। 60 के विधानसभा में 40 सीटें मैतेई पॉपुलेशन में आती है, लेकिन मैतेई के पास जमीन होल्डिंग कम है। वो हिल्स में नहीं है, वो बाहर है, प्लेन्स में है, और मणिपुर में प्लेन एरिया छोटा है, तो उनके यहाँ आबादी का घनत्व ज्यादा है और आबादी के हिस्से सीटें ज्यादा है। तो मैतेई कम्युनिटी वहां पे करीब करीब 57% है, 60% पकड़ लीजिए आप। बाकी बची हुई नागा और कुकी ये पहाड़ों में बसते हैं, जिनके पास जमीन ज्यादा है, पहाड़ी क्षेत्र ज्यादा होने के बाद जमीन ज्यादा है। अब झगड़े किस बात के हो गए? यदि मैतेई को आप ट्राइबल मानते हैं तो वो फिर नागा और कुकी की जमीन खरीदना शुरू कर देंगे, जमीनों पे कब्जा करना शुरू कर देंगे। आज नागा और कुकी जो समुदाय है उनके लिए सबसे बड़ा डिफेंस ये है कि उनकी जमीनें आज तक उनके पास है और सेफ है, क्योंकि वहां पर मैतेई को अभी वो स्टेटस नहीं मिला। मैतेई पुरानी अंग्रेजों के पहले की बात कहती है कि हमारे पास वो स्टेटस था, फिर आजाद हो गया तो हमें स्टेटस नहीं मिला। ये मामला है, इसको अभी तक सरकार एड्रेस नहीं कर पा रही। हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि आप भैया इसको सॉल्व करिए, यदि इनको आप जो आप चाहे वो डिसीजन तो ले लीजिए, या मैतेई ट्राइबल्स है या नहीं है, ये डिसीजन सरकार को लेना है। सरकार उसमें डावाडोल कर रही है, क्योंकि सरकार को ये डर है यदि मैतेई को वहां ट्राइबल बना दिया तो मात्र एक ट्राइबल को राष्ट्रपति बनाने से आप ट्राइबल को लुभा नहीं सकते। यदि ट्राइबल के हक छीनने जाना शुरू हो गए तो आने वाले चुनाव में, जो तेलंगाना में भी ट्राइबल वोट है, छत्तीसगढ़ पूरा ट्राइबल है, उसके बाद मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा ट्राइबल बेल्ट है, और उसके बाद राजस्थान में भी एक बहुत बड़ा ट्राइबल बेल्ट है। तो आने वाले विधानसभा के चुनाव में यह ट्राइबल कार्ड उनको तकलीफ देगा, इसलिए सरकार उसको डावाडोल कर रही है। और बार बार आरोप लगा रहे हैं कि उनके पास हैंड ग्रेनेड मिले, उनके पास वो चीजें मिली। सवाल ये है कि अब झूठ कौन बोल रहा है? हमारे सीडीएस सेनापति झूठ बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं? मैं सेनापति झूठ बोल रहे ये कतई नहीं कहूंगा, क्योंकि सेनापति राजनीति नहीं करते। सेनापति देश के हित में जी जान लगा के अपना जान न्यौछावर करके सीमा की सुरक्षा करते हैं, इसलिए उन्हें पता है कि वहां मिलिटेंट नहीं है।
लेकिन मुख्यमंत्री जो लोग कुकीज के मारे जा रहे हैं उन्हें वो बहुत ही सरलता से आतंकवादी घोषित किए जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं भारतीय संविधान के साथ खिलवाड़ है। मुख्यमंत्री को किसने कहा कि वो आतंकवादी है? क्या वो आतंकवादी प्रूव हो गए? हमने जम्मू कश्मीर में देखा कई बार आतंकवादियों के नाम से एनकाउंटर करने के बाद एक सभ्य शहरी को मारा गया है और उसके बाद उसका कोर्ट मार्शल भी हुआ है। तो मुख्यमंत्री बगैर इंक्वायरी किए कैसा स्टेटमेंट दे सकते हैं कि ये आतंकवादी है? और उनके स्टेटमेंट पे केंद्र सरकार चुप क्यों है? यदि वो आतंकवादी है तो फिर बॉर्डर से आतंकवादी अंदर आए कैसे? फिर वो बॉर्डर पे जो आपका विजिलेंस है, इंटेलिजेंस है, वो फेल कैसा हुआ? म्यांमार से आपके संबंध क्यों इतने बेकार हो गए कि म्यांमार अपने यहाँ आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं? क्या म्यांमार दूसरा पाकिस्तान बनने जा रहा है भारत के लिए? ये तमाम सवाल है जिसके जवाब इस सरकार को देने होंगे, लेकिन सरकार चुप है। और मेन मीडिया मुख्य तौर पे थोड़ी सी किसी विरोधी पक्षों की सरकार में एक आदमी की भी हत्या होती है, 2 साधु की हत्या क्या पालघर में हो गई उद्धव ठाकरे के राज में? ये चैनल एक सप्ताह तक पानी पी पी के कोस रहे थे और वहां 80 से ज्यादा शहरी मारे गए हैं और 1 महीने से ज्यादा एक पूरा राज्य जल रहा है। इंटरनेट नहीं है। स्थिति यहां तक हो गई है कि वहां की जो सभ्य लोग हैं, जो लोग अपने आप को भारत देश से जुड़ा मानते हैं, वो कोई अपने आप को भारत से अलग नहीं मानते। उन्होंने भारत के लिए कुछ किया है। मैं हमारी भारत की बेटी मीराबाई चानू की बात कर रहा हूं, जो ओलंपियन है, ओलंपिक में मेडल लेके आई है। उन्होंने उनके साथ 11 और खिलाड़ी है, खासकर महिला है, वेट लिफ्टिंग वाली कुजरामी देवी, फिर फुटबॉल वाली बेबम देवी। इन ऐसे 11 हस्तियों ने स्पोर्ट्स के, उन्होंने कहा कि हम हमारे मेडल और हमें मिली हुई पदवियां हम सरेंडर कर रहे देश को, क्योंकि आपने हमें ये पदवियां दी, हमको सम्मानित किया इस भारत के नागरिक के तौर पे। लेकिन क्या हम मणिपुर में भारत के नागरिक के तौर पे सुरक्षित हैं? यदि हर शहरी मणिपुर का आज मणिपुर वासी, मेरा भारतीय भाई, अपने आप को यदि असहज, असुरक्षित महसूस करता है, तो फिर ऐसे डबल इंजन सरकार से क्या करें, क्या उम्मीद करें? यह डबल इंजन की सरकार अपने फायदे के लिए राज्य भी जला सकती है। इसका जीवंत उदाहरण मणिपुर है। मणिपुर भारत का हिस्सा है, स्ट्रेटेजिक राज्य है, बॉर्डर स्टेट है, हमारे लिए बहुत अहम है। वो राज्य जल रहा है और नीरो बंसी बजा रहा है। वो राज्य बदल रहा है और नीरो राज्य दंड लेके घूम रहा है। ये इतना विद्रूप दृश्य आंखों के सामने आता है, क्योंकि मणिपुर कोई मेन स्ट्रीम मीडिया टच करने को तैयार नहीं। सब गोदी मीडिया के लिए मणिपुर इशू नहीं है। उनके लिए इशू, किसी मुसलमान लड़की ने हिंदू की हत्या की तो 3 दिन से वही चैनल चल रहा है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, चाकू कैसा खरीदा और उसने क्या रुद्राक्ष पहना नहीं पहना, इस पे ज्यादा विश्लेषण हो रहा है। लेकिन एक राज्य जल रहा है, उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं। ये दुर्भाग्य है मीडिया। जी जी अशोक भाई, मैं एक चीज और, क्योंकि महिला पहलवान की बात हुई, मैं थोड़ा दर्शकों को भी बता दूं, 1900 आज से 125 साल पहले भारत जब गुलाम देश था, तो पहला ओलंपिक मेडल उस समय जीता गया था एथलेटिक्स में। 2 मेडल जीते गए थे 1900 में। और 1900 से आज तक 125 साल के सफर में हमने कुल 35 मेडल जीते हैं। कुल 35, टोटल 35 जीते हैं हमने। भारत रत्न 86 लोगों को दे चुके हैं, जबकि हम भारत रत्न को बहुत बड़ा मानते हैं कि उनको दो उनको दो। हमने केवल पद्मा अवार्ड, पद्म भूषण और पद्मश्री केवल इस साल 106 लोगों को दिए हैं। मैं कहना यह चाह रहा हूं अशोक भाई कि ये बहुत बहुत रेयर है मेडल चीज। जो मेडल हमारे विनर है ना, ये बहुत ही मुश्किल से हैं, और इनको किसी के की पैरवी से या किसी से उससे मेडल नहीं दिया गया है। इनको मेडल ये जीत के आए हैं, ये वहां अपने दम पे वो आए हैं। इनके साथ आपको नहीं लग रहा है जब इन्होंने दुखी होकर कहा, और जिस तरह का व्यवहार उस दिन इन ओलंपिक मेडलिस्ट से किया गया और उनको खींच के ले जाया गया उन लड़कियों को, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कहूं क्या। ये आपको नहीं लगा कि क्या हो रहा है भाई? ये इस देश में क्या? मैं थोड़ा इस पे भी समझना चाहूंगा। वर्तमान स्थिति में जो हमारी कुश्ती खिलाड़ियों के साथ हो रहा है, वो राजनीतिक व्याभिचार है।
एक ऐसा व्यभिचार जिसमें राजनीतिक फायदा देखा जा रहा है। हमारे यहाँ जो ब्रजभूषण सिंह हैं वो कई वीडियोज रिलीज कर चुके हैं। उसके एक वीडियो में ये कहते हैं कि भाई मेरे वजह से ये लड़कियां मेडल लेके आई। मैं उनको आह्वान करता हूं अगले ओलंपिक में खुद ही चले जाएं, 2-4 मेडल ही ले आए देश के लिए। लड़कियों ने अपनी मेहनत से मेडल लाया, और आज जब गंगा को अर्पित करने के लिए गई तो उन लड़कियों का स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़ने लायक है। उन्होंने कहा कि हमारी मेहनत भी उतनी ही पवित्र है जितनी पवित्र सेना का सैनिक पवित्रता से देश की रक्षा करता है। हमने भी अपनी पूरी जिंदगी झोंक दी इस मेडल लाने में और मेडल ला के देश का गौरव बढ़ाने में, लेकिन हमारे लाए हुए मेडल का प्रचार प्रसार कर यदि गंदे राजनीतिज्ञ उसका फायदा उठा रहे हैं तो हमारे मेडल को अपवित्र कर रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मेडल को ही छोड़िए, वो हमें तक अपवित्र कर चुके हैं, उसका भी न्याय हमको नहीं मिल रहा है। तो इस मेडल की पवित्रता का मेंटेन करने के लिए और हमारी मेहनत को पवित्रता को मेंटेन करने के लिए हम गंगा माँ के शरण में आए हैं कि गंगा तू इसको अपने आगोश में ले ले और इसकी पवित्रता बरकरार रख, क्योंकि गंगा में कोई भी जाता है तो पवित्र जाता है। लेकिन उसी गंगा के किनारे गंगा माँ को गुहार लगाने वाली इन बेटियों की आवाज गंगा का बेटा कहने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री के कान पे रेंगी तक नहीं। मैंने कहा आपको, विश्व सुंदरी प्रतियोगिता में या कोई बड़ी प्रतियोगिता में किसी महिला मॉडल को कुछ मिल जाता है, किसी फिल्म को ऑस्कर मिल जाता है, किसी बड़े एक्ट्रेस की शादी होती है तो प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं, बाकी जगह ट्वीट करते हैं। इन महिला लड़कियों के आंसू, इन पहलवान खिलाड़ियों के आंसू यदि दिखाई नहीं देते तो क्या हमारी सरकार अंधी, गूंगी और बहरी हो गई है? हम यही माने। और ये अंधत्व, ये बहरापन, ये गूंगापन आपको इसलिए आया है कि एक ऐसा गुंडा आपके साथ है जो चंद 3, 4, 5, 6 सीटों पे इन्फ्लुएंस रखता है, और वो सीटें जीतने के लिए आप व्यभिचार के आरोप लगने वाले इंसान को भी आपके साथ रखते हैं। एमजे अकबर पे मीटू के आरोप लगे और तुरंत एमजे अकबर का इस्तीफा हुआ। आज इनके खिलाफ तो एफआईआर भी दर्ज हुई, उसके बावजूद इनका इस्तीफा नहीं होता। ये दोहरे मापदंड दिखाई देते हैं। एमजे अकबर मुसलमान थे, एमजे अकबर वोट बैंक नहीं थे, एमजे अकबर का उपयोग शायद जितना करना था वो कर लिया था, तो उन्होंने उनको कचरे के डब्बे में डाल दिया। और यदि कोई हिंदू है, मतलब अब व्यभिचार के आरोप लगने वालों में भी हिंदू मुसलमान होने लगा, भ्रष्टाचार के आरोप में भी आपका और हमारा होने लगा, 20-20 का होने लगा। ये इस देश की संविधान की धज्जियां नहीं उड़ती तो क्या उड़ता है? जी जी। मुझे मतलब एक तरफ आप राजदंड स्थापित कर रहे हैं, उसमें भी आप झूठ बोल रहे हैं। मन की बात में आपने इतना देश के सामने झूठ बोलना माफी मांगनी चाहिए प्रधानमंत्री को। उन्हें कहा कि ये चलने वाली छड़ी वॉकिंग स्टिक के नाम से रखी गई थी। अभी सारे डिटेल्स आए हैं। जो इंचार्ज है म्यूजियम की, उन्होंने कहा कि उन्हें गोल्डन स्टिक करके बोला गया है, नेवर इट वाज वॉकिंग स्टिक, ये कभी शब्द नहीं आया। अ गोल्डन स्टिक प्रेजेंटेड टू जवाहरलाल नेहरू, ये जवाहरलाल नेहरू की वॉकिंग स्टिक थी, ऐसा कतई नहीं कहा गया, क्योंकि आपको जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा मलिन कर अपने आप को जवाहरलाल जी की जगह स्थापित करना है, इसलिए आप झूठ बोल रहे हैं जी। इसलिए आप कुछ गुंडों के वजह से चुनाव जीतने के लिए, यदि चुनाव जीतना इन गुंडों के हाथ में है और इन गुंडों के भरोसे आप चुनाव जीतते हैं तो थू है ऐसी जीत पर जी, थू है, धिक्कार है ऐसे सरकार पर। जी अशोक भाई, मैं एक सिर्फ झूठ का एक और झूठ बता दूं। एक पर प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि वो आनंद भवन में रखी गई थी। वो आनंद भवन में नहीं रखी गई थी, वो इलाहाबाद म्यूजियम में रखी गई थी, जो एल्फ्रेड पार्क पुराना नाम था, अब चंद्रशेखर आजाद पार्क नाम है। वो इलाहाबाद म्यूजियम में, अब ये उसको भी झूठ पे आनंद भवन मैं। लेकिन अशोक भाई, क्योंकि समय अब वो है, मैं आपसे एक जल्दी से एक और प्रश्न ले लूं। राहुल गांधी फिर अमेरिका गए हैं और राहुल गांधी बहुत सहज भाव से, उनका पासपोर्ट छिन गया है, वो दिखाया गया इमिग्रेशन की लाइन में 1.5 घंटा खड़े रहे। फिर वो
लेकिन उनकी हरकत नहीं बदली है। वो जैसे इंग्लैंड में जाके उन्होंने अपने मन की, जैसे जो उनको आया था ठीक लगा था वो कह रहे थे। यहां पे भी उन्होंने एक बात अच्छी कही, उन्होंने कहा कि हमारे देश की दिक्कत यह है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सब जानते हैं और उनको ये लगता है कि अगर भगवान के पास भी बैठ जाऊं, फिर उन्होंने नाम लेके मोदी जी का कहा कि वो भगवान को भी राय देंगे कि ऐसे चलना चाहिए क्योंकि मुझे सब पता है। मैं इसमें एक संक्षिप्त टिप्पणी चाहूंगा, राहुल गांधी बदले नहीं है, कम से कम वो अपने उस पर कायम है। नहीं, बदलना क्यों चाहिए? राहुल गांधी जो देश में बोलते हैं तो विदेश में जाके क्या कहेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री युग पुरुष है? विदेश में जाके साइंस के तमाम पैरामीटर ध्वस्त कर देंगे। उन्होंने, मैंने सुना, वो पूरा पीस सुना मैंने, उन्होंने कहा कि भगवान भी हमारे प्रधानमंत्री जी के पास बैठ जाए तो उनको कन्विंस कर देंगे कि मैं ही सब कुछ हूं, और बाद में भदवा के कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैंने बनाया तो क्या बनाया। उन्होंने ये तक कहा कि हमारे प्रधानमंत्री साइंटिस्ट भी है, और वो इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नाली पे मटका उल्टा रखकर आग जला लेते हैं, सिगड़ी जला लेते हैं, गैस स्टोव जला लेते हैं, बगैर गैस कंप्रेस किए वो कलाकारी करके दिखाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि वो सैन्य स्पेशलिस्ट भी है। वो सैन्य स्पेशलिस्ट इसलिए है क्योंकि जब एयर स्ट्राइक हुई तो उनको, मतलब कहानी ऐसी गढ़ी गई मानो एयर स्ट्राइक करने वाले पायलट ढोक देने गए थे, जैसे महाभारत और रामायण सीरियल में दिखाया जाता है। भीष्म पितामह के चरण छूने गए थे कि हम जा रहे हैं, आपका आशीर्वाद चाहिए, और विजयी भव जो आशीर्वाद दिया जाता है उसी स्तुति में उन्होंने कहा कि साहब थोड़ा लेट हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि यही तो समय है, बादलों के आड़ में जाओगे तो रडार नहीं पकड़ेगा। ये बताने वाले भी हमारे प्रधानमंत्री है, वो स्ट्रेटेजी भी बताते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कैसा सेपरेट किया जाता है ये भी बताते हैं। हमारे प्रधानमंत्री बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी हैं। हमारे प्रधानमंत्री रेलवे भी चलाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री बजट भी बनाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री रोड भी बनाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री सब कुछ काम कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि सच्चाई बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री कुछ नहीं जानते, और ये इसलिए भी सच है क्योंकि वो नहीं जानते कि गैस को कंप्रेस करके जलाया जाता है। वो नहीं जानते कि रडार साउंड सिस्टम पे चलता है। बादलों के रडार की आंखें नहीं होती, कैमरे फिट नहीं होते जो बादलों से पीछे छुपे हुए लोगों को देखते हैं। सोनार टेक्नोलॉजी पे चलते हैं। ऐसी कई चीजें हैं जो उनको पता ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी को इतिहास पता नहीं है। 4 सदियों के संतों को इकट्ठा बिठा देते हैं और चर्चा करवा देते हैं। उनको भारत की ज्योग्राफी मालूम नहीं है। सोलापुर के जैकेट मुझे बहुत पसंद है, जबकि सोलापुर की जनता उस जैकेट को ढूंढ रही है और पूरे पिछले 2000 साल का इतिहास खंगाल रही है कि सोलापुर में चदरें बनती है, जैकेट कब से बनने लगे। तो इनको किसी चीज का ज्ञान नहीं है। इन्हें तक्षशिला कहाँ पता नहीं है, इन्हें भारतीय ज्योग्राफी नहीं, इनको कुछ पता नहीं है। ये सिर्फ बोलते हैं। और एक बात की मास्टरी है जिनको मैं सैल्यूट करता हूं, बोलते इतने कन्विक्शन के साथ है कि उनका बोला हुआ झूठ 1 घंटे बाद समझ में आता है, अरे ये क्या बोल गए, तो झूठ बोल गए। बोलते इतने कन्विक्शन के साथ है, इतने ताकत के साथ है। अब वो कला उनमें इतनी जबरदस्त है कि वो लगातार 2014 से झूठ बोलते आ रहे हैं और समाज डोल रहा है। और जब हमारे जैसे लोग ये झूठ पकड़ के समझने के प्रयास करते हैं तो एक बड़ी सेना उनके पास है जो इस बात को प्रूव करने में लगी हुई है कि मटका उल्टा रखने से गैस जलता है। मयूर विहार में मॉर्निंग वॉक करते हुए एक मुझे पुराने ब्यूरोक्रेट मिले। वो कहे कि अरे ये तो मयूर विहार में मैंने देखा एक जगह नाली पे गैस। मैंने बोला चलो जरा देखते हैं जाके। नहीं, एक बार देखा था मैंने, पता नहीं अब नहीं होगा वहां पे। मतलब इतना लोग साइंस के सारे पैरामीटर ध्वस्त करते हैं। तो राहुल गांधी ने कोई गलत नहीं बताया। अशोक भाई खत्म करने से पहले मैं आग्रह करूंगा, एक महाराष्ट्र के कांग्रेस के अकेले सांसद सुरेश धानोकर साहब की मृत्यु हो गई, बहुत यंग एज में, 48। मैं इसलिए कहूंगा कि जनरली मेन स्ट्रीम मीडिया में इसकी बहुत बातचीत नहीं होगी, लेकिन मैं एज अ श्रद्धांजलि मैं चाहूंगा कि आप 2 शब्द, क्योंकि बहुत दर्शकों को नहीं पता है कि भाई ये लड़ने वाले व्यक्ति थे। धन्यवाद। श्रद्धांजलि अगर 2 मिनट। आपने मेरे दिल की बात छीन ली। 1000 सांसद दिल्ली में हैं, लेकिन 1 या 2 ही सांसद है ऐसे जिनके घर में मैं अधिकार से जाता था
वो नहीं भी रहे तो चाय बनवा के पीता था। यह अधिकार मेरा 2 सांसदों के यहाँ था। एक पूना के सांसद थे गिरीश बापट, उनका देहांत 2 महीने पहले हो गया, वृद्धावस्था में गए। लेकिन बाळू धानोरकर तो मुझसे भी छोटा था, बड़ा भाई मानता था। बाळू सेल्फ मेड आदमी था। बालू के पिताजी का कोई ऐसा बिजनेस नहीं था बड़ा। उन्होंने अपने युवा जगत में उन्होंने एक बियर बार शुरू किया, उस बार से चेन ऑफ बार्स बनाए और लीकर का बहुत बड़ा बिजनेस उन्होंने खड़ा किया। वो राजनीति में आए, लेकिन राजनीति में पैसा कमाने के लिए नहीं आए। उन्होंने राजनीति में खोया है, पैसा खोया है। जब वो एमएलए बने तब लोगों ने चंद्रपुर जिले को ड्राई स्टेट घोषित कर दिया ताकि इसके धंधे बंद हो जाए, बिजनेस बंद हो जाए। उसने नुकसान ही उठाया। उसने कभी राजनीति में पैसा डाला है उसने, समाज सेवा में। मुझे याद है एक कबड्डी की टूर्नामेंट वो करते हैं चंद्रपुर में, और वो कबड्डी की टूर्नामेंट में पूरे देश के जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु से टीमें आती हैं। टीम को आने जाने का खर्चा, टीम को रहने का खर्चा और प्राइज देने वाली शायद पहली टूर्नामेंट है ये देश की। लाखों रुपए खर्चा करके वो कबड्डी की टूर्नामेंट करवाता। उसने समाज के लिए बहुत कुछ किया और बहुत जिद्दी था। वो चीजें मैनेजमेंट उसका बहुत तगड़ा था। वो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव लड़ता है चंद्रपुर, वो इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है कि उसमें 2-3 जिले लगते हैं और यदि ट्रैवल करो तो 8-8, 9-9 घंटे एक सिरे से दूसरे सिरे जाने में लगते हैं। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने लोहा मनवाया। उनकी पत्नी भी विधायक है, दोनों पति पत्नी काम कर रहे थे, बच्चे छोटे हैं, दुख इस बात का है। और ताकत इतनी थी कि एक दिन मुझे वो कह रहे थे कि मैं सोनिया जी से एक रिक्वेस्ट करने वाला हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ मुझे उतारे। मुझे 2 साल पहले के 2 साल का समय दे, मैं आपको ये बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी लगेगा कि किसी ने चुनाव लड़ा है उनके सामने। हार जीत का मुझे पता नहीं। इतनी जिद, चुनाव मैनेजमेंट जानते थे, लोगों के भीतर समग्र भयानक था। वो शिवसेना छोड़ के आए थे, लेकिन उनके घर पे तमाम शिवसेना के सांसद उनके घर पे बैठ के ही अड्डा था उनका। शिवसेना के सांसदों के लिए वो घर था। शरद पवार के साथ बहुत बेहतरीन संबंध थे। इनफैक्ट वो शिवसेना छोड़ के जब कांग्रेस में आए, इस आशा के साथ कि उनको टिकट दिया जाएगा, टिकट किसी और को दिया गया लिस्ट में। उन्होंने शरद पवार को फोन करके कहा कि शरद जी, मुझे आप टिकट दे दीजिए, मैं आपके पार्टी में आऊं। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ रहे हैं, ये सीट कांग्रेस की है। शरद जी ने राहुल गांधी से पर्सनली फोन किया और बोला कि आपका एक विनिंग कैंडिडेट है, आप उसको निगलेक्ट कर रहे हैं। शरद पवार की बात मान के राहुल गांधी ने टिकट बदला और महाराष्ट्र में कांग्रेस की मात्र एक सीट जीत के आई, वो चंद्रपुर की। 47 साल मरने की उम्र नहीं होती। और दुर्भाग्य है कि उनके किडनी में स्टोन हुआ। स्टोन का ऑपरेशन करने नागपुर में एडमिट हुए। उनके एडमिट होते और ऑपरेशन होने के तुरंत बाद पता पड़ा कि उनके पिता का वृद्धावस्था में देहांत हो गया। वो अपने पिता का अंतिम संस्कार भी नहीं करने गए, लेकिन तब तक उनका कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गया। उन्हें मेदांता लाया गया और यहां में 2 दिन के अंदर मल्टी ऑर्गन फेलियर हुआ और उनकी डेथ हो गई। पिता और पुत्र के मृत्यु में मात्र 3 दिन का फर्क है। ऐसा आघात इस परिवार पे है। सब लोग उनके साथ है, मित्र परिवार बहुत है। आज 2 बजे उनका अंतिम संस्कार है। आज कल यहाँ से डेड बॉडी, हम हॉस्पिटल में थे, उसके बाद डेड बॉडी कल चार्टर्ड से वरोरा लेके गए, जहाँ से वो जहाँ रहते थे वो। और वरोरा में अंतिम दर्शन के लिए पूरा महाराष्ट्र इकट्ठा हुआ है। और लगता है कि ये कांग्रेस का ताकत वाला इंसान पूर्ण रूप से, जो महाराष्ट्र को एक वाकई एक नई ताकत दे रहा था कांग्रेस को। वो कांग्रेस का ही नुकसान नहीं, एक हमने अच्छा मित्र खोया है, जनता ने अपना एक अच्छा साथी खोया है। वो कभी नेता बन के रहे नहीं। वो मैं कई बार कहता था कि बाबू भाऊ तू करता क्या यार, तू नेता है या बिजनेसमैन है या दोस्त है? बोला मैं दोस्त हूँ भाऊ, मैं आपका छोटा भाई हूँ, मैं दोस्त हूँ और मेरे मतदाता भी मेरे दोस्त है। नेता क्या होता है?
क्या सांसद और क्या एमएलए और आमदार और खासदार बोलते मराठी में, क्या होता है। ऐसा एक हंसमुख दोस्त हमारे बीच में से चला गया। ये व्यक्तिगत कांग्रेस की नहीं, ये व्यक्तिगत मेरी भी हानि है, क्योंकि अब दिल्ली में ऐसा कोई घर नहीं रहा सांसद का। पहचान के तो सब है, जाऊं तो चाय सब पिला देंगे, लेकिन मैं अधिकार के साथ जिसके घर में जाऊं और मैं बहू बोलूं कि यार बहुत दिन से अच्छा नॉनवेज नहीं खाया, बनवा तू, आज मैं खाना खाने आ रहा हूं, और जो खुद किचन में रह के सामने कि यार मेरा छोटा भाई खाना खाने आ रहा है। और आनंद जी, पूरे मेरे दोस्ती के पीरियड में उसने जीवन में मुझे कभी कोई फेवर पत्रकारिता का नहीं मांगा। जीवन में विधान परिषद के चुनाव में मुझे लगा कि उसका उम्मीदवार हार रहा है, मैंने उसके खिलाफ भी बोला, जो मेरे मराठी में प्रोग्राम होते, उसने एक शब्द भी नहीं कहा। और चुनाव के नतीजे आने पे जब मुझसे मिले तब बोले, भाऊ थोड़ा सा आपका आकलन गलत हो गया मेरे उम्मीदवार के बारे में। मैंने हाँ, बोला मुझे पता था वही जीतेगा। इससे ज्यादा उसने एक शब्द भी नहीं कहा। क्यों कहा, कैसे कहा, और किसने कहा भी दिया उसको, तो वो कहते थे कि अरे मेरे बड़े भाई है, भाई पत्रकार थोड़ी है, मेरे बड़े भाई है, मेरे बेटे के लिए उतना ही चिंतित। तो आज एक अच्छे लोग राजनीति में रहने चाहिए, मुझे लगता है। रोज राजनीति में पैसा कमाने के लिए आते हैं, वो कमाया हुआ पैसा खर्चा करने वाला नेता मैंने देखा, और खूब खर्चा किया जी, दिल खोल के खर्चा किया, हर एक को मदद की जी। ऐसा आज दोस्त खोया है। आपने, धन्यवाद देता हूँ आनंद जी, आपने मुझे जगह दी आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जी। नहीं, मुझे ऐसा लगा अशोक भाई, क्योंकि होता क्या है ना कि आप बहुत बड़े बड़े सितारों के चक्कर में फंसे रहते हैं, और जो ग्रासरूट में जो लोगों के सही में जन नेता हैं उनको कभी कभी हम लोग अपने आज सही मायने में लोकसभा में महाराष्ट्र कांग्रेस विहीन हुआ है जी। आज लोकसभा में महाराष्ट्र का कोई कांग्रेस का सांसद नहीं जी। चलिए अशोक भाई, ईश्वर करे कि उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे। बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच।